जयपुर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण हेतु एक बोर्ड के गठन और घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए एक ऐप विकसित करने की मांग की जा रही है। राजस्थान महिला कामगार यूनियन, जो वर्ष 2008 से घरेलू कामगारों और अन्य असंगठित महिला मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। यूनियन के अनुसार जयपुर सहित पूरे प्रदेश में लगभग 3,50,000 घरेलू कामगार महिलाएं कार्यरत हैं, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। गरीबी और पौष्टिक भोजन के अभाव में ये महिलाएं कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं और समय से पहले वृद्धावस्था का सामना करने लगती हैं। वर्तमान में यूनियन और नेटवर्क के माध्यम से राज्य भर में लगभग 45,000 महिलाएं जुड़ी हैं। आपकी जो कर्मचारी समिति जो हो रही है, क्या मामले हैं, क्या मांगों को लेकर आप आज धरने पर? तो आज यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये अखिल भारतीय श्रमिक सम्मान यात्रा के तहत यहाँ पर ये जनसभा हो रही है और ये एक देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों के लिए ये यात्रा है और ये यात्रा पूरे देश भर में गई है। अभी हम लोग 12 राज्यों में ये यात्रा निकाल चुके हैं और इसमें 2 टीम्स बनी थी। एक टीम तो दक्षिण भारत से चल करके पश्चिम भारत होते हुए आज यहाँ पहुँची है और आज यहाँ से निकल के दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली में एक हम लोग इसी तरह की जनसभा करेंगे और वहाँ पे भी हम भारत सरकार से जा कर के इन मज़दूरों की मांगों को रखेंगे। एक दूसरी टीम है जो उड़ीसा बॉर्डर से चली थी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए, वो आज मुरादाबाद में हैं और वो थोड़ी देर में वो भी दिल्ली पहुँचने वाले हैं। तो ये दोनों यात्राएँ आज दिल्ली में पहुँच जाएंगी और कल जंतर मंतर पर एक जनसभा होगी और उस जनसभा के माध्यम से हम लोग जो इस देश के 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनकी बातें जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद मीडिया वाले बात कर रहे हैं, इतना लंबा जो सफर कर रहे हैं आप लोग, क्या उद्देश्य है इसका मेन? तो हमारे देश में जो श्रम बल है, इसको मुख्य तौर पे 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। टोटल 55 करोड़ की ये संख्या है। इसमें से जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको श्रम कानूनों का प्रोटेक्शन मिलता है। उनको रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ESI, बोनस, ग्रेचुइटी, तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन जो 50 करोड़ से ज़्यादा तादाद है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है और वो खुले आसमान के नीचे रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। इस देश की GDP में उनका आज भी 50% से ज़्यादा का योगदान है। लेकिन जब उनके योगदान को महत्व देने की बात आती है, जब उनको उनके योगदान का लाभ देने की बात आती है, तो आज तक 78 सालों के बाद भी हमारी आज़ादी के उनको उनके वो सम्मान नहीं मिले, वो अधिकार नहीं मिला। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके हम अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि देश के जो असुरक्षित 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको भी रोजगार की सुरक्षा मिले, उनको भी आय की सुरक्षा मिले, उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिले, बोनस, ESI, ग्रेचुइटी, PF, इन सभी चीज़ों का उनको फ़ायदा मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे श्रमिक जब जाते हैं काम करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको काम नहीं मिलता है। जब काम नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कोई पगार नहीं होती है, वो डेली वेज वर्क करते हैं। तो जब काम नहीं है तो उनको आय नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में वो खाएंगे क्या? बच्चों के लिए पेंसिल, पेपर, कागज़ कहाँ से खरीदेंगे? तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है हमारे देश के किसानों के लिए। आपने एक किसान सम्मान निधि जारी किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसी पैटर्न पे हमारे देश के जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए भी श्रमिक सम्मान निधि जारी किया जाए। और ये हमारे सरकार के लिए बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक ई-श्रम पोर्टल बनाया हुआ है और आज यदि उसके आप आंकड़ों की बात करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक उस पर रजिस्टर्ड है, जिनका पूरा डिटेल, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल भारत सरकार के पास श्रम मंत्रालय में ऑलरेडी है। तो हम ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन श्रमिकों के लिए श्रमिक सम्मान निधि जारी करें। उससे क्या होगा कि इन केस यदि मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, तो कम से कम वो दाल रोटी तो खा पाए, उसको एक प्रोटेक्शन मिले। इसी तरह से जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, एक आदमी तमाम अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है इस देश के लिए, लेकिन जब बुजुर्ग होता है तो उसको बहुत ही मामूली पेंशन दी जाती है। अभी यहाँ के कार्यक्रम में भी बताया जा रहा था कि 1250 रुपये की पेंशन है। मुझे नहीं लगता है कि 1150 है, अब बढ़ाने की बोल रहे हैं। अब आप बताइए, 1150 आप मान लेते हैं, तो अब आप ये बताइए कि 1150 रुपये में एक आदमी महीने भर कैसे जी सकता है? तो कहीं ना कहीं ये जो मजदूर हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही अशोभनीय और असम्मानजनक बात है। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने पूरे देश के नागरिकों को कम से कम 5000 का पेंशन दे।
उसमें वृद्धावस्था पेंशन भी है, एकल नारी का पेंशन भी है और जो दिव्यांगजन है उनका पेंशन भी है। इसी तरह भाई साहब, ये राजस्थान सरकार जितना पेंशन देती है ना उतना भारत सरकार दे दे तो आज ही दुगनी हो जाए। आप आ गए भारत सरकार तो 200 रुपए दे रही पेंशन। क्या जैसे ये मुद्दे हैं इतना बजट बड़ा में एक जन सैलाब के पेंशन तौर को पे ही मान सकते हैं, इतनी बड़ी उससे जोड़ संख्या देंगे। एक बेरोजगारी की है, उसकी मांग लेके चल रहे हैं। क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? माननी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि इतने सारे असंगठित कामगार हैं, उनमें महिलाएं हैं, तो महिलाओं की बात मैं करती हूँ। महिलाओं को भी कोई सुविधा नहीं है। और मैं एक बात करती हूँ घरेलू कामगारों की। जो घरेलू कामगार हैं उनको तो अपना एक श्रमिक का जो दर्जा दिया था वो भी नहीं है। वो तो अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं कि हमें सरकार पहचाने कि हम भी श्रमिक हैं। तो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो महिला हैं वो भी देश की नागरिक हैं और 50% है उसमें भारत में, तो उनकी बात तो सरकार को माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो उसके रास्ते हैं, हम कुछ भी करेंगे लेकिन मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं, मानने पर मैं थोड़ा सा जो आप कह रहे हो ना, मानने की सरकार मानेगी, क्योंकि हमारे जो जितने भी राजस्थान के संगठन हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे। राजस्थान में जो भी सिलिकोसिस पीड़ित थे, हमने 2019 में सारे जो संगठन है उन्होंने लड़ाई लड़के और राज्य सरकार से जो न्यूमोकोनेसिस पॉलिसी है 2019 वो बनी है, वो बनवाई है, लेकिन उसकी क्रियान्विति में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह खान मजदूरों के लिए भी नीति बने। खान मजदूर जो बोर्ड है वो पिछली सरकार ने बनाया, लेकिन उसमें कोई कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से पड़ा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि खान मजदूरों के लिए नीति बने। सर कह रहे हैं कि भाई पेंशन मिलनी चाहिए, 50 साल के बाद पेंशन मिलनी चाहिए उन लोगों के लिए, क्योंकि जो विधवाओं के गांव में आज 1150 1250 रुपये की पेंशन से क्या होता है उनके लिए। तो हम लोग सब अलग अलग तरह के जो संगठन हैं, अलग अलग तरह के जो श्रमिक हैं, उन लोगों के लिए जो यात्रा, सम्मान यात्रा हम लोगों ने चालू की है। और ये निश्चित रूप से हम लोग इस पर सरकार पर किस तरह के मजदूर और किस काम को करने वाले मजदूर हैं ये सब? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, हमारा देश जो है आज दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। तो जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमें भी फ़ख्र होता है कि हम एक अमीर मुल्क में रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ के नागरिकों की बात करते हैं तो अभी भी हमारे देश की प्रति वर्ष जो हमारी जो इनकम है वो दुनिया के सब सहारन कंट्री से भी बहुत कम है। अभी भी हम लोग जो है $2600, 2636 या $72 हमारी एनुअल इनकम है पर कैपिटा, जो कि मुझे लगता है अफ्रीकन कंट्रीज से भी बहुत कम है। तो मैं अपने देश की प्रतिष्ठा की बात करूँ, अपने देश की इज्जत की बात करूँ, तो हमारे देश पे ये एक कलंक की तरह है कि हमारे पास संसाधन बहुत है लेकिन उसका अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। उससे क्या होता है जी, इनइक्वालिटी बढ़ती है समाज में। एक तरफ तो ऐसे अमीर लोग हैं जिनका देश के 70% से ज़्यादा संसाधनों पर उनका अधिकार है, और दूसरी तरफ जो देश के मेहनत करने वाले लोग हैं, जो 95% श्रमिक हैं, वो आज भी असुरक्षित हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारत सरकार से कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी 90 सालों तक, तो जो बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए, वो क्यों शहीद हुए? क्या आंदोलन था? यही आंदोलन था कि गरीबी मिटेगी, भुखमरी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, तो हमारे सबके सर पे छत होगा, हम खुशहाल होंगे। लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं है। आज भी हमारे जो मजदूर हैं, मनरेगा में देखिए मेहनत करते हैं, वो 100 दिन का रोजगार सरकार कहती है गारंटी है, लेकिन उनको आज न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। जबकि भारत सरकार के स्टैंडर्ड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कानून उसमें कहा है केस में कि यदि आप मिनिमम वेजेस से कम किसी को देते हैं तो आप गुलामी करा रहे हैं। तो कोई और नहीं, भारत सरकार अपने ही नागरिकों से गुलामी करा रही है और वो करोड़ों लोगों से करा रही है। तो मुझे लगता है कि ये देश की प्रतिष्ठा पे एक धब्बा है, और हम सब चाहते हैं कि हमारा देश फ्लोरिश करे, हमारा देश बहुत आगे बढ़े, लेकिन वो तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश के मेहनत करने वाले लोग खुशहाल होंगे, जब इनको रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, ना 100 दिन की, ना 200 दिन की, बल्कि 365 दिन की। और इनको 26,000, कम से कम 26,000, क्योंकि आप देखिए महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो 26,000 का मिनिमम वेज इनको मिलना चाहिए, जिससे कि ये अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ले सकें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस देश में खुशहाली आए। अभी देखिए सरकार हमारी कहती है अच्छे दिन की बात, अमृतकाल की बात। निश्चित तौर पे अमृतकाल हुआ है, अच्छे दिन आए हैं, लेकिन किसके आए हैं? दलालों के आए हैं, ठेकेदारों के आए हैं, सरकारी अधिकारियों के आए हैं, मंत्रियों के आए हैं, नेताओं के आए हैं। तो हम इस पूरे देश की जनता जो कि इन सरकारों को चुन के भेजती है, तो हम उस
जनता के बिहाफ पे ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन है वो हमारे भी अच्छे दिन होने चाहिए। और वो कब होंगे? जब आप सभी को श्रमिक सम्मान निधि देंगे, जब सभी को आप 5,000 का कम से कम पेंशन देंगे, 26,000 का मिनिमम वेज देंगे। इलाज के लिए हर एक मजदूर को, चाहे वो मनरेगा का हो या खदान का हो या खेत में काम करने वाला हो या कोई भी मजदूर हो, उसको आप ESI के तहत उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा देंगे, उसको इलाज का खर्चा देंगे। तो हम लोग कोई ऐसा एंटी नेशनल बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये देश हमारा दुनिया का सबसे आगे बढ़ने वाला मुल्क बने और इसके जो खजाने हैं जो कुछ लोगों के पास पड़े हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि हमारे देश से जो विषमता का कलंक है वो मिट जाए और हम लोग पूरे दुनिया में इज्जत के साथ, गर्व के साथ हम आगे बढ़ सकें। मेरा नाम प्रकाश है और ये श्रमिक सम्मान यात्रा के एक संयोजकों में से मैं हूँ।